स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, अपना नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। इंडियन एयरफोर्स अपने अनुशासन, साहस और देशभक्ति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन वर्दी के पीछे की असली कहानी क्या होती है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुब्रतो मित्रा के साथ पॉडकास्ट में स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड दिव्या वाजपेयी ने अपने अनुभव साझा किए। बातचीत में ये बात सामने आई कि भारत की आधुनिक एयर डिफेंस रणनीति कैसी है, एयरफोर्स की ट्रेनिंग कितनी कठोर होती है और युद्ध जैसी परिस्थितियों में पल पल के फैसले लेने का दबाव कैसा होता है। इस खास बातचीत में युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए भी एक मजबूत संदेश है। अगर जुनून, मेहनत और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो आसमान की सीमा कोई सीमा नहीं होती। ऐसी कौन सी पहली चीज़ें जो सिखाई जाती है एयरफोर्स एकेडमी में? अगर मुझे सबसे पहली चीज़ कोई बोले ना कि हमने क्या सीखी थी, तो इट विल बी द फनीएस्ट थिंग दैट आई विल से, वी लर्न हाउ टू स्टैंड। ओके। एंड इट्स नॉट इवन अ जोक, बिकॉज हम जब पहले दिन पहुंचे तो होता क्या है, आप पहले दिन पहुंचते हो, सो लड़कों के सबसे पहले हेयर चॉप ऑफ कर दिए जाते हैं, एंड लड़कियों को भी मतलब बन बनाना सिखाया जाता है कि आप कैसे बन बनाओगे या हेयर चॉप ऑफ होगा। एंड किट इश्यूज होते हैं। किट का मतलब आप क्या पूरे दिन मतलब अपने फ्लाइट क्रेडिट्स मेस में क्या पहनोगे, एकेडमी में क्या पहनोगे, फैकल्टी में क्या पहनोगे, तो आपकी हर चीज़ की एक रिग होती है। ओके। वो रिग इशू करने के लिए आपको लॉजिस्टिक्स सेक्शन में जाए, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, एनीवेयर। लॉजिस्टिक्स सेक्शन में सब कुछ आता है हमारे फोर्सेस का, फ्रॉम राशन टू क्लोथ्स टू नट बोल्ट टू मिसाइल्स, ओके। एयरक्राफ्ट, एवरीथिंग कम्स इन द लॉजिस्टिक्स सेक्शन। तो उस सेक्शन में हमें अपना किट इशू कराने के लिए करीब रफली अगर मुझे याद हो तो हम लगातार 3 घंटे खड़े रहे थे। एंड खड़ा होना इतना मुश्किल हो सकता है, ये मुझे पहली बार पता चला था। और वो 3 घंटे हम, और यू हैव टू स्टैंड इन जस्ट वन पोजीशन। आप या तो सावधान में रहोगे या विश्राम में रहोगे। और विश्राम में खड़े होने के बाद आपके कंधे दर्द होते हैं, आपको बाद में पता चलता है। This sounds very funny, Right. but that's true. When you stand for too long, आपके पैर तो दर्द होते हैं, बट आपके कंधे भी दर्द होते हैं। ये आपको ये मुझे पहली बार रियलाइज हुआ। So that is how it went. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि एक इंसान का सीधे खड़े होना कितना मुश्किल होता है, वो फौज ने सबसे पहली चीज़ सिखाई। एंड देन केम द फिजिकल एस्पेक्ट, रनिंग। मतलब मैं बहुत अच्छी एथलीट थी, मैं बहुत शार्प एथलीट थी, पर जब उन्होंने 5 किलोमीटर भगाया तो मुझे लगा कि कोई 5 किलोमीटर क्यों भाग रहा है, मतलब व्हाई डू यू हैव टू रन दैट लॉन्ग। राइट। सो 5 से वो 15 हुआ, 15 से वो कब 20 हुआ, हमें रियलाइज ही नहीं हुआ। एंड द ट्रेनिंग वेंट ऑन, वी कीप ऑन रनिंग फॉर 1 year वी वर रनिंग ओनली। सो वी हैड स्टैंडर्ड ऑर्डर्स कि आप अपने रूम से बाहर निकलोगे, आपको कहीं भी जाना है, आपको मेस जाना है खाना खाने, आपको फॉलन में बुलाया गया है, आपको किसी ऑफिसर ने बुलाया है फॉर एनीथिंग, आपको भागते हुए ही जाना है। यू कैन नॉट वॉक। ये रूल था। ये रूल है। वॉकिंग इज नॉट अलाउड इन अकेडमी। सो एटलीस्ट जूनियर्स को तो नहीं ही है, बिकॉज सीनियर्स आर लाइक नहीं, यू विल हैव टू लर्न हाउ टू रन, नो शॉर्टकट्स, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी शॉर्टकट। सो आप अपने फ्लैंक से नीचे उतर रहे हो एंड यू सी द रोड दैट यू हैव टू गो इज, यू टेक अ shortcut in between the buildings and you'll reach. You have to go all around the building and then reach to that thing, running. So these are some small things that we learned, and
a lot of mental जो चीज़ें आपको बहुत आसान लगती है वहाँ पर जितना फिजिकल है ना, एक टाइम के बाद आप फिजिकली ट्रेन हो जाते हो, बट द मेंटल स्टफ इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. गेटिंग अप at 3 in the night, 4 in the night, and then doing all the physical activities. Seniors अलग करवा रहे हैं और जो स्टैंडर्ड है वो तो अलग है ही, वो करनी ही है. सो मैम प्रोसेस क्या होता है इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम तक पहुंचने का? सो अगर आप अभी तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं. अर्लियर देयर वाज नो एनडीए फॉर गर्ल्स. ओके. सो अभी क्या है, लड़के लड़कियां दोनों एनडीए का एग्जाम देके एनडीए देयर इज अ 5-day एसएसबी प्रोसेस दैट यू, सो देयर इज अ रिटन एग्जाम फर्स्ट. अगर मैं 12th के इमीडिएटली बात शुरू करूँ तो 12th के बाद आप एनडीए का एग्जाम दोगे. एनडीए के एग्जाम के बाद you will clear that exam, you will go for a 5-day interview process which is called Service Selection Board SSB. वो देने के बाद आप एनडीए में एंटर करते हो. 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है. देयर आर 6 सेमेस्टर्स आप जो पार करते हो एंड देन यू ग्रेजुएट फ्रॉम एनडीए. उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होगी इंडियन एयरफोर्स में, विच इज़ इन एयरफोर्स अकेडमी डूनिगल हैदराबाद. ओके. So this is the process for those who are going immediately after school. But the other process is that आप graduation कर चुके हो, तो graduation के बाद आप you will give an exam called AFCAT, Air Force Common Admission Test, or CDS. So these are the 2 examinations through which you can come into Air Force, and you undergo 1 year of training in Air Force before you get commissioned as an officer. Okay. And there's also entry for एयरमैन एंड नाउ अग्निवीर और अग्नि वीरांगना, इनकी भी एंट्रीज हैं अभी जो कि एयरमैन एंट्रीज हैं, विच आर सोल्जर्स, जवान्स. आप जो अलग अलग फोर्सेस में उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हमारे में एयरमैन बोलते हैं उनको. Okay. सो दैट इज हाउ यू एंटर. So you led a firefighting operation in Bikaner Mall. What is the one rule of survival everyone gets wrong? So one rule of survival in firefighting is lie low. If you are into a situation where there's a fire, you have to put your head down and be below the fumes. So that is the first survival thing that you need to learn, and I learned it from the firefighters of that place. I was just flying officer then. So first things first, lie low. Okay. Skydiver versus parajumper. Which one makes you feel closer to death and why? Okay, closer to death, it'll always be skydiving, because there's no support. In parajumping, the moment you jump out of the aircraft, your parachute opens on its own, the clip comes out. But in skydiving, you don't have an option. You have to open your parachute by yourself. So for any reason, if you become unconscious and you're not able to open, you die. What is the one military attribute every young Indian athlete needs to adapt today to win a World Cup? Discipline. Discipline is something that goes hand in hand, be it in military and sports. Yes. Next one, if a civilian wants to adopt one soldier attribute for career success, what is it? Punctuality. Punctuality. Wherever you go, you have to be 5 minutes before, and I tell you, it's a magical mantra for reaching heights. You'll always be on top. Is women empowerment in the IAF a reality, or is it still a battlefield for respect? No, it's a reality. In Indian Air Force, all women officers are way more empowered, in fact, in any of the armed forces. Soldiers and athletes both face out extreme burnouts. So what is your one military hack for mental resilience? We stay stable by always being confident in our ability. I believe we should always be self-confident, and if you at all need, my only advice when it comes to the mental stability or having that resilience or anything is, if you're facing difficulty, talk it out. Okay. The best thing is talk it out to anybody, to your friends, to your family, to
your husband, to your spouses, to anybody you want to. Just talk it out, and if you're not, then take help. But do talk it out. That is the only funda that works. तो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को अब दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। इंडिया ईयू समिट में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए पूरा होना इसी बदलते भारत की बड़ी मिसाल है। यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। दोनों को मिलाकर वैश्विक जीडीपी में करीब 25% हिस्सेदारी होती है। इस समझौते से भारत को यूरोप के 27 बड़े बाजारों तक या 27 बड़े देशों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिसमें व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। कंटेंट क्रिएटर कार्तिक चौधरी अपने इस वीडियो में आसान भाषा में समझा रहे हैं कि ये डील भारत के लिए क्यों इतनी अहम है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा। भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने दोनों ने मिलकर अपने साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, एक बहुत बड़ी ट्रेड डील कर ली है, जिसको नाम दिया जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। अब ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है दोस्तों, ये कुल मिलाकर 2 बिलियन लोगों के बीच में हुई है, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन की आबादी शामिल है और भारत की पूरी आबादी शामिल है। इसके अंदर क्या किन चीजों पर बात हुई है, मैं उसके ऊपर नजर डालना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर अपन चलते हैं कि इस डील के अंदर क्या क्या एमओयूज साइन हुए, तो उसके अंदर सबसे पहले एमओयू आता है दोस्तों इंडिया और यूरोपियन संघ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर आता है सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप, जिसके अंदर हर तरीके की सिक्योरिटी शामिल है और साइबर सिक्योरिटी भी शामिल है। कॉपरेशन और मोबिलिटी, यानी कि कॉपरेशन है मोबिलिटी के ऊपर, यानी कि जो आम जनता है वो किस प्रकार से यूरोपियन संघ के अंदर जा सकती है। यूरोप के अलग अलग देश है, वहां पर भारत की जनता आराम से जा सकती है, वो सर्विस कर सकती है, स्टूडेंट्स जा सकते हैं और भारत के अंदर काम करने वाली जो स्किल लेबर है, इंजीनियर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो भी यूरोपियन यूनियन के अंदर आराम से जा सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन के अंदर काम करने वाले लोग, वहाँ की कंपनियां, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स, वो भी भारत के अंदर आ सकते हैं। तो ये 3 टॉप की बहुत बड़ी डील हुई है। उसके बाद आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो डील है, वहाँ पर भी मिलकर काम किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जिसके अंदर उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, फिर उसके ऊपर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। इसी के साथ साथ भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट अथॉरिटी के बीच में भी खूब सारी एमओयूज हुई है, जिसके अंदर से मेन एमओयू है पेमेंट्स का मेथड, कि भाई किस प्रकार से डिजिटल पेमेंट्स को, डिजिटल पेमेंट मेथड्स को आपसी समझाइश के तहत आपसी देशों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, यूरोप के अलग अलग देशों के अंदर आगे लेकर चला जा सकता है। और इसी के साथ साथ बैंक्स के अंदर होने वाले डिजिटल साइंस को किस प्रकार से आगे लेके जाया जा सकता है। इसी के साथ साथ भारत और यूरोपियन संघ ने दोनों ने साल 2030 तक के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा तैयार करा है, जिसके तहत ये जितने भी एमओयूज तैयार हुए उनको साल 2030 तक इनको लेकर चलना है, इसके ऊपर प्रॉपर काम करना है और एक बहुत बढ़िया रिजल्ट पूरी दुनिया भर के अंदर लेकर आना है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रेस स्टेटमेंट्स के अंदर कहा, अगर अपन उस चीज का रुख करते हैं तो देखने वाली बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश हैं। और देखने वाली बात ऐसी भी है कि जो उन्होंने बताया है कि भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर किसी के साथ किया है तो वो यूरोपियन संघ ही है, उसके साथ किया है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये जो डील्स है, ये प्रॉपर तरीके से भारत के किसानों के हित के अंदर है, भारत के जो छोटे व्यापारी हैं उनके हित के अंदर है। क्यों? क्योंकि भारत के किसानों को और छोटे व्यापारियों को डायरेक्ट तरीके से यूरोपियन संघ के जितने भी देश हैं उनके मार्केट का एक्सेस मिलेगा। इन शॉर्ट उनकी जो कमाई है वो बढ़ने वाली है, उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ साथ यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला, उनके अगर अपन जिक्र करते हैं तो उन्होंने भी प्रेस नोट के अंदर यही बताया, प्रेस ब्रीफिंग के अंदर यही बताया कि हम जो है बहुत खुश हैं। एक तरीके से यूरोपियन यूनियन की जो भाषा है, ये भाषा से समझ आता है कि यूरोपियन यूनियन को भारत से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल चुका है, जिस आशीर्वाद को पाकर वो बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि भारत की जो जनता है वो काफी पावरफुल है और गर्वान्वित रहती है। उन्होंने जो 26 जनवरी की परेड देखी उससे भी वो काफी प्रभावित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी लोग हैं जिन्होंने उनकी हॉस्पिटैलिटी का ध्यान रखा, यानी कि उनके रखरखाव का ध्यान रखा, उनका जो स्वागत, भव्य स्वागत हुआ, उसका उन्होंने बहुत बड़ी तरीके से धन्यवाद कहा और उन्होंने कहा कि मैं तो गर्वान्वित हो चुकी ये सब चीजें पाकर। तो क्रिएटर्स कॉर्नर में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। हमें पता है, हमें पता है,
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। हर साल घरेलू वायु प्रदूषण छीनता है 5 लाख जिंदगियां। कारण लंग कैंसर और दिल की बीमारी। इससे बचें। एलपीजी या बायोगैस अपनाएं। अगर चूल्हा है तो प्रेशर कुकर में पकाएं। 75% तक धुएं से संपर्क घटाएं, क्योंकि इसमें खाना पके दुगनी तेजी से। और चूल्हे से दूर रहने पर 25% तक संपर्क और घटेगा। प्रेशर कुकर अपनाएं। परिवार को स्वस्थ बनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे। अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और इस छोटे से ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की डिजिटल दुनिया में अगर किसी चीज को टेक्नोलॉजी की रीढ़ कहा जाए तो वो है सेमीकंडक्टर चिप। मोबाइल से लेकर कार, लैपटॉप से लेकर मिसाइल तक लगभग हर आधुनिक तकनीक इन्हीं चिप्स पर निर्भर करती है। भारत अब इस अहम क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। गुजरात के साणंद में माइक्रोन का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग यानी ATMP प्लांट शुरू हो चुका है और जल्द ही 3 और सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाएंगे। खास बात ये भी है कि ये बड़े प्रोजेक्ट देश के 6 अलग अलग राज्यों में फैल रहे हैं। सिर्फ 4 साल पहले शुरू हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आज भारत खुद सेमीकंडक्टर चिप बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैप पर मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। कंटेंट क्रिएटर यश रावत अपने इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन कैसे आगे बढ़ रहा है और ये देश के तकनीकी भविष्य के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सानंद गुजरात में माइक्रोन का ATMP प्लांट चलते हुए हम देख रहे हैं तो समझ आता है कि वो मीटिंग दरअसल एक टाइमर की तरह थी। 32 महीने का काउंटडाउन जो सीधा वॉशिंगटन से गुजरात की मिट्टी तक चला। और अब टाइमलाइन में हम थोड़ा पीछे जाते हैं क्योंकि पूरी कहानी का मजा यहीं से है। जून 2023 में PM माइक्रोन मीटिंग, वहीं पर इन्वेस्टमेंट की बात पक्की होती है। कुछ ही महीने बाद सितंबर 2023 में सानंद में ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाता है, यानी जमीन पर पहला पत्थर रखा जाता है। उसके बाद 2024 की फरवरी तक पायलट फैसिलिटी में मशीन इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है और फिर 28 फरवरी 2026 को PM मोदी खुद आकर उसी प्लांट का इनॉग्रेशन करते हैं और साथ साथ पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल की शिपमेंट शुरू हो जाती है। मतलब MOU से लेकर कमर्शियल प्रोडक्शन तक पूरा हाईटेक सेमीकंडक्टर प्लांट सिर्फ 32 महीनों में ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल हो जाता है, जो दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड से बेहद तेज है। अब यहां पर असली बात आती है कि यह सिर्फ एक प्लांट की कहानी नहीं है दोस्तों,
यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर में सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस के मंच से साफ कहा है कि माइक्रॉन के इस ATMP प्लांट के बाद अब और 3 सेमीकंडक्टर प्लांट 2026 में कमर्शियल प्रोडक्शन में चले जाएंगे। यानी कुल 10 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में से 4 प्लांट 2026 तक चालू हो रहे हैं। एक सानन वाला माइक्रॉन और 3 और जिनका काम तेजी से भी चल रहा है। ये प्रोजेक्ट्स लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और 6 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, जिससे भारत पहली बार ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैप पर एक सीरियस प्लेयर के तौर पर खड़ा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि सब ठीक है, प्लांट लग गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जरा 2-3 तस्वीरें याद करवा देता हूं मैं आपको। अगर आपके पास अपने क्रिटिकल टेक एसेट्स नहीं है तो आप हमेशा किसी न किसी के रहमो करम पर रहते हैं, और सेमीकंडक्टर आज के जमाने का सबसे बड़ा क्रिटिकल एसेट है। चिप कार की डिलीवरी रोक सकती है, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट रोक सकती है, डिफेंस सिस्टम्स रोक सकती है, सैटेलाइट्स रोक सकती है। 2 साल पहले हमने ये एक्सपीरियंस किया भी था कि चिप शॉर्टेज की वजह से गाड़ियों की डिलीवरीज महीनों तक डिले हो रही थी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में चिप की कमी हो गई थी। अगर हम हमेशा बाहर से चिप इंपोर्ट करेंगे तो दुनिया में कहीं भी युद्ध, संकट या पॉलिटिकल टेंशन हुआ तो उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी जॉब्स पर पड़ेगा। यहीं से आता है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। 2021 में लॉन्च हुआ और सिर्फ 4 साल में हम सेमीकंडक्टर बना सकते हैं वाले सवाल से पहले प्लांट चालू, 3 और रास्ते में पहुंच गए हैं। माइक्रॉन का सानन प्लांट अपने आप में लगभग 22,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आया है और उसी के साथ 10 अप्रूव प्रोजेक्ट्स के जरिए कुल 1.6 लाख करोड़ का पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। ATMP से लेकर फुल फैब तक ये सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज नहीं है, ये आगे चलकर लाखों डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स, हाईटेक डिजाइन इकोसिस्टम और एक पूरा नया एक्सपोर्ट सेक्टर तैयार करने वाली कैपेसिटी है। वही PM जो अमेरिका में CEO से डील की शुरुआत करते हैं, वही PM गुजरात में जाकर उसी प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी कर देते हैं। इसको ही लोग मोदी मॉडल ऑफ एग्जीक्यूशन बोलते हैं कि जो वादा किया उसकी डिलीवरी पर पॉलिटिकल कैपिटल भी लगाई और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को टाइम बाउंड मोड में पुश भी किया। और ये स्टोरी सिर्फ सेमीकंडक्टर तक सीमित नहीं है दोस्तों। अश्विनी वैष्णव ने उसी मंच से मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की टाइमलाइन भी रीराइट की। लगभग 508 किलोमीटर का पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जापान की टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प से बन रहा है और टारगेट है कि 2027 के आसपास इसका इनॉग्रेशन हो। बीच में 12 स्टेशन होंगे और मुंबई से अहमदाबाद की ट्रैवल टाइम थोड़ा कम देन 2 आवर्स रह जाएगी, जबकि अभी कार या नॉर्मल ट्रेन से 5 से 8 घंटे लगते हैं। यानी जो देश कभी 3 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखकर डरा सा इकोनॉमी मैनेज करता था, वही देश आज बुलेट ट्रेन, सी पोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, सेमीकंडक्टर फैब्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खड़ा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि माइक्रॉन का एक प्लांट लग गया सो व्हाट। असली सवाल यह है कि क्या भारत सच में डिपेंडेंट यूजर से इंडिपेंडेंट निर्माता बन रहा है या नहीं। जब एक PM वॉशिंगटन में 2023 में CEO से कहता है कि इंडिया कैन बी अ बिग पार्ट ऑफ योर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, और 2026 में उसी डील की पहली चिप गुजरात की मिट्टी से निकलकर ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाती है, जब एक मंत्री मंच से कहता है कि 10 में से 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट सिर्फ 2026 में ऑपरेशनल हो जाएंगे, तब यह सिर्फ एक नैरेटिव नहीं, एक रियलिटी बन जाती है। अब आपकी बारी, आप क्या सोचते हो? क्या भारत की ये नई स्पीड और ये सेमीकंडक्टर जैसी स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग हमें फ्यूचर में जियोपॉलिटिक्स में ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा पावरफुल बनाएगी, या आपको लगता है कि अभी रास्ता बहुत लंबा है और सेलिब्रेशन के लिए जल्दी है? तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नए क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ DD न्यूज़ पर।